हाय बच्चों, मैं रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई आचार्य पे। बेसिकली आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का 2024 में जो प्री बोर्ड हुआ था उस क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन की। और हम कौन से क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं? स्टैंडर्ड मैथ्स के क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन का, जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। ठीक है ना? और ये ध्यान भी रखिएगा कि ये बेसिकली ये जो वीडियो है उसका ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली हमने सेक्शन एक को डिस्कस किया था, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया था। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, भैया चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है, जाके चैनल का प्लेलिस्ट चेकआउट करो और उस वीडियो को वॉच आउट करो। वहां पे हमने कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेसिक से सीखा है, बहुत ही बारीकी से सीखा है और टाइम लगाकर सीखा है, ताकि अगली बार वो क्वेश्चन जब आए ना तो आप विद इन सेकंड में उस क्वेश्चन को डील करके खत्म कर दो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं सेक्शन बी की, जिसमें हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21। देखो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो सुनो। और ध्यान रखना, एक बात पहले ही क्लियर कर दो। देखो, सेक्शन ए एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आता है उसमें बेसिकली टिक लगाना होता है। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को आप कैसे करते हो, कॉन्सेप्ट समझने के बाद फर्क नहीं पड़ता। आप रफ में जैसे तैसे कर लो, बस आंसर तक पहुंच जाओ। बात समझ में आ रही है? वहां स्टेप बाय स्टेप लिखना नहीं होता। लेकिन जैसे हम सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में जाते हैं, वहां पे जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना होता है वो स्टेप बाय स्टेप करना होता है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि स्टेप मार्किंग में ही सीबीएसई नंबर देती है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चंस करेंगे ना हम लोग, वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उस टाइप से करेंगे जिससे सीबीएसई में जो कॉपी चेक करने वाले टीचर्स हैं वो आपको फुल में फुल नंबर दें। बात समझ में आ गई? तो आइए बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21। देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है वो सुनो। इफ साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू रूट टू, कॉमा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए प्लस कॉट ए। देखो, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या गिवन है भैया? साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू रूट टू, ये गिवन है भैया। ध्यान से सुनिएगा। अब हमें निकालना क्या था बच्चे? हमें निकालना था टेन ए प्लस कॉटे। टेन ए प्लस कॉट। तो सबसे पहले टेन ए प्लस कॉटे के फॉर्म में जाने के लिए आपको क्या करना है? करना यह है कि सबसे पहले साइने या कॉसे की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। कैसे निकाले भैया, कैसे निकाले? तो इसका 2 तरीका है निकालने का। मैं दोनों मेथड आपको बता दूं, दोनों अप्रोच बता दूं। पहला तरीका ये है कि आप क्या करो कि एंगल सोचो कि कौन सा एंगल यहाँ पे पुट करें, ए की वैल्यू कितना पुट करें जिससे ये आंसर रूट टू दे दे। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि लेट कर लो ए इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों भैया? बताता हूँ क्यों। अब सोचो, ध्यान से सुनना। साइन ए के जगह पे हमने रखा 45 डिग्री, प्लस, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ऐसे रखो, इधर वाले को कहते हैं हम एलएचएस। क्या कहते हैं इधर वाले को? एलएचएस। क्या कहते हैं? एलएचएस। एलएचएस में क्या क्या है? साइन ए और कॉस ए। अरे यही है ना। आपको पता है एलएचएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एल मतलब लेफ्ट, एच मतलब हैंड, एस मतलब साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो इक्वल के इधर वाला एलएचएस हो गया। एलएचएस में लिखा साइन ए प्लस कॉस ए। अब बताओ, ए की वैल्यू कितने माना है हमने? 45 डिग्री। ए की जगह 45 डिग्री, प्लस प्लस कॉस का कॉस, ए की जगह 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री 1/√2, प्लस का प्लस कॉस 45 डिग्री 1/√2। नीचे वाला सेम, एलसीएम लिया तो ऊपर वाला जैसे का तैसा, तो 1+1/√2। अब बताओ सबको 1+1 कितना होता है? अब सबको ही बताओ 1+1 कितना होता है? 2 अपॉन में √2। बच्चे √2 से 2 कट गया कितने बार में? √2 बार में। ये कैसे कटा भैया? बताता हूँ भाई। देखो, एक बात बताओ, अगर किसी ने 2 लिखा है तो 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 का स्क्वायर। क्यों भैया? स्क्वायर से रूट कटेगा तो वापस 2 आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं? √2 का स्क्वायर। मतलब रूट भी लगाया तो स्क्वायर भी लगाया, और √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2। स्क्वायर का मतलब √2 को कितने बार मल्टीप्लाई करो? 2 बार। तो इनडायरेक्टली हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो अगर कोई हमें 2/√2 लिख कर देता है तो, और 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो 2 की जगह रख दिया √2 इंटू √2, अपॉन में √2, अपॉन में √2। √2 से √2 कटा, बचा क्या?
तो √2 बचा ना। तो इतना डिटेल्ड में नहीं करते हम लोग सीधा ये कहते हैं कि भैया 2/√2 है, तो √2 से 2 कटेगा तो बचेगा क्या, तो √2। सीधा। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई? बोलो बोलो बोलो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आ गया भैया √2। रूट, ध्यान से सुनना, √2 से 2 कटा तो कितना आ गया, √2। क्या हमारा एल एच एस √2 था? मतलब हमने जो एंगल की वैल्यू रखी ए बराबर 45 डिग्री, ध्यान से सुनना, हमने ए बराबर जो 45 डिग्री रखी वो सही रखा। तो भैया आपने सोच कैसे लिया ए बराबर 45 डिग्री? हम 60 डिग्री भी सोच सकते थे, 90 भी सोच सकते थे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा फिर यहाँ पे, थोड़ा सा आपको अक्कल लगा के सोचना पड़ेगा कि ए की वैल्यू क्या रखे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में से, कि जिससे हमें √2 मिल जाए। बात समझ में आ गया? अब देखो मिल गया। अब क्या करेंगे? अब इसका मतलब ये है कि ए बराबर 45 डिग्री इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर ए बराबर 45 डिग्री इसको सेटिस्फाइड कर रहा है और हमें tan a प्लस cot a की वैल्यू निकालने को कहा है, तो भैया ध्यान से सुनना, ए बराबर 45 डिग्री इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। बात समझ में आ गई? तो जहां जहां ए है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 45 डिग्री प्लस ए की जगह 45 डिग्री। अच्छा बताओ, tan 45 डिग्री कितना होता है, 1, प्लस प्लस cot 45 डिग्री 1, और 1 + 1 कितना हो गया, 2। और ये हमारा फाइनल आंसर। ये हमारा मेथड 1 है, ये मेथड 1 है। इस क्वेश्चन को करने का पहला मेथड है। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा अप्रोच भी है हमारे पास। वो अप्रोच क्या है वो भी सीख लो, मेथड 2। मेथड 2 भी सीख लो, काम आएगा आपको। अच्छा, sin a प्लस cos a बराबर √2, ये गिवन है। कोई बच्चा मुझे बोले कि भैया ए बराबर अगर मैं 45 डिग्री ना सोचूं, ए बराबर 45 डिग्री ना सोचूं, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस चीज को करने का? तो वो दूसरा तरीका ये है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड है आप वो यूज करो। वो ये है कि आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो। क्यों भैया? क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से आपको बहुत सारी चीजें दिखने लगेगी। कैसे दिखाता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो साइन ए प्लस कॉस ए, तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, और इक्वल के इधर भी स्क्वायर करो तो √2 का क्या हो गया, स्क्वायर। शायद ये फॉर्मूले में सेट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और सबको पता है फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। क्या होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है, कॉस स्क्वायर ए। देखो यार एक चीज ध्यान रखना, जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं तो इसके फॉर्मूले बच्चे ऐसे भी याद करते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b²। और कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद करते हैं क्योंकि प्लस है तो चीजें आगे पीछे कर सकते हैं, तो a² प्लस में फिर b² प्लस में फिर b² और प्लस में 2ab। तो ध्यान रखना आपको दोनों तरीका आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जरूरत के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करें, कैसे यूज करें, कौन सा पैटर्न, जिससे हमारा स्टेप भी बच जाए और कोई नंबर भी ना काटे और पूरा पूरा नंबर दे दीजिए। बात समझ में आ गया? तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला, मतलब दोनों तो एक ही चीज है, लेकिन कौन सा वे से हम फॉर्मूला यूज करें जिससे क्वेश्चन आसानी से बन जाए। समझ में आ रहा है? तो हम अभी सेकंड वे लगा रहे हैं, ठीक है ना? क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर कॉस स्क्वायर ए यहाँ आएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1। अरे पता है ना? हाँ, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह साइन ए तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कॉस है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर से रूट कट गया। अच्छा बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? सबको पता है 1। कितना पता है? अरे कितना पता है, 1। हमें बस एक ही चीज ध्यान रखना होता है कि अंदर का एंगल सेम हो, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू यहाँ होती है। तो होता है क्या है, जब दोनों एंगल सेम हो जाता है, दोनों एंगल की वैल्यू सेम हो जाती है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, मतलब सॉरी 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 फिर से सुनो, दोनों एंगल अगर सेम हो जाता है, दोनों एंगल क्या हो जाता है, सेम, और यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फंक्शन चल रहा हो, तो दोनों का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है,
1 के। तो आपको केवल किस पे ध्यान रखना है कि जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ रहा है प्लस में आ रहा है तो एंगल पे ध्यान रखना है कि एंगल अगर सेम है तो आंसर क्या होगा 1। हाँ, कल जाके ऐसा हो जाता ना, कोई ऐसे लिख देता साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, फिर 1 लिखते तो गड़बड़ हो जाती भाई, क्योंकि एंगल सेम नहीं। बात समझ में आ गई? इस बात को, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम की बातें होती है, बच्चा ये छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं रखता है ना। अच्छा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, सबको पता है, ये 1 दे दिया भाई, प्लस प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 2। अब क्या करें, 1 के आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल के इधर आया तो माइनस, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 माइनस 1। देयरफॉर साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 में 1 गया तो 1 अपॉन 2, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया तो डिवाइड में, तो साइन ए इंटू कॉस ए बराबर कितना हो गया 1/2। अब क्या है, अब देखते हैं आगे। नाउ हमें निकालना किसकी वैल्यू था, टेन ए प्लस कॉट ए। अब सबको पता है, ध्यान से सुनिएगा, टेन ए का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस है, प्लस कॉस ए का फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। और एलसीएम लेने का सिंपल तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर ए प्लस का प्लस, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करो, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, साइन ए किससे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए। जग जग को पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 अपॉन अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू तुमने निकाल रखी है 1 अपॉन, तो इसके जगह पे रख दिया 1/2। और डिवाइड का डिवाइड है तो नीचे वाला कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी समझ लो। अगर कोई 4 नंबर डिवाइड में चल रहा है, जैसे 1/2 अपॉन 3/4 लिखा है, तो जो 4 है वो किस में मल्टीप्लाई होगा 1 में, और 3 किस में 2 में, मतलब नीचे वाला ऊपर वाले में, बीच वाले में। 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा 4, और 2 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा 3। क्लियर है? 3 नंबर में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि क्या लिखा हुआ है। जैसे 1/2 को किसी ने कहा 3 से डिवाइड कर दो, अब ये जो डिवाइड वाला नंबर है वो पहले से था, इसको सिंगल नंबर से डिवाइड करना है, तो ये 3 2 में मल्टीप्लाई होगा। 3 किस में मल्टीप्लाई होगा, अरे किस में मल्टीप्लाई होगा 2 में। लेकिन अगर कोई सिंगल नंबर ऊपर होता और कोई कहता है इसको डिवाइड वाले नंबर से डिवाइड करो, मतलब 2/3 से इसको डिवाइड करो, सिंगल नंबर था और इसको डिवाइड वाले नंबर से डिवाइड कर रहा है, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा 3, अपॉन में क्या हो जाएगा 2। बात समझ में आ गई? ये छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम की बातें हैं, ये ध्यान रखना। तो ये देखो, ये सिंगल नंबर था, इसको डिवाइड वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और नीचे क्या बचा 1। 1 × 2 क्या होता है 2, और नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, बात तो वही है, कुछ नहीं है तो नीचे क्या होता है 1 ही होता, तो आंसर सेम आया। तो अगर आपको, आप इस तरीके से नहीं सोच सकते, एंगल की वैल्यू नहीं सोच सकते, तो दूसरा तरीका है इसी क्वेश्चन को सोचने का। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े, इसको क्लियर कर लेते हैं ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, और में एक क्वेश्चन था, देखो और में क्वेश्चन है, इवेल्युएट cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ये तो बहुत आसान है, इसके लिए आपको टेबल याद रखना पड़ेगा, है ना। चलो कर लेते हैं, और वाला क्वेश्चन कर रहे हैं 21 का, ठीक है। अब देखो इधर 21 का ही और नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। अब दिया क्या है, एक बार वापस क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। cos 30 साइन 60, cos 30 प्लस साइन 60 डिग्री। बोर्ड पे नजर, बुरी नजर वालो तेरा मुंह काला, जल्दी देख लो। अच्छा, cos 60 प्लस साइन 30, cos 60 प्लस साइन 30, पता है ट्रकों के पीछे मस्त मस्त सारी लिखी होती है, कभी पढ़ना ध्यान से। अच्छा
चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। अच्छा, सबसे पहले करना क्या है, कैसे करना है, उस चीज को ध्यान से सुनो, उसके बाद बात करते हैं, है ना। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ध्यान से सुनिएगा, √3 प्लस का प्लस। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 अपॉन अपॉन कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस का प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/। अब क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट करने के बाद एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला जैसे का पैसा, तो √3 प्लस √3 तो √3 प्लस √3 अपॉन में 2 अपॉन नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला जैसे का पैसा, तो 1 प्लस 1 अपॉन में 2। अच्छा, इसके डिवाइड में भी 2, इसके डिवाइड में भी 2, 2 से 2 कट गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इधर √3 प्लस √3 कितने बार है? 2 बार, तो 2√3 2√3 अपॉन अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, और 2 से 2 कट गया, तो फाइनली कितना आ गया? √3। तो इस क्वेश्चन का आंसर √3 था। उम्मीद है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 21 का सेकंड नंबर ही किए होंगे, मुझे पता है यही आसान लगा होगा। लेकिन ध्यान रखना, आपके लिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला नंबर भी दूसरा नंबर भी, क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड में पहला पूछ ले, बात समझ में आई, और उससे ज्यादा टफ क्वेश्चन दूसरा दे दे, तो आपके लिए ऑप्शंस तो पहला ही होगा ना करने के लिए। बात समझ में आई? तो अपने आप को कभी भी टफेस्ट क्वेश्चन को डील करने से मत बचो, ठीक है ना। लाइफ में सिंपल सी बात है, जो बंदा स्ट्रगल करता है ना वही स्ट्रांग बनता है, ठीक है ना। अगर आपको लाइफ में फाइटर बनना है ना, फाइटर, ठीक है, तो आपको कभी भी स्ट्रगल करने से नहीं डरना चाहिए, ठीक है। जो बच्चा सोने की चम्मच लेकर पैदा होता है ना, जिंदगी में उसको किसी चीज की कीमत नहीं समझ आती, और वो बंदा जो स्ट्रगल करके बनता है ना, उसको हर एक चीज की वैल्यू समझ आती है, हर एक चीज की कीमत समझ आती है। और मैं हमेशा ऐसे बंदे की ही दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो ऐसा ही बंदा बनने की कोशिश करो। जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं यार मैं काश मैं अंबानी के घर में पैदा होता, ठीक है, मैं कितना किस्मत वाला होता, अंबानी का बेटा कितना किस्मत वाला अंबानी के घर पैदा हुआ। अरे उससे ज्यादा किस्मत वाले तो तुम हो जो अंबानी के घर में पैदा नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो अंबानी का बेटा लाख कुछ कर ले, सब कहेंगे बाप के पास पैसा था इसलिए वो कर पाया। लेकिन अगर तुम लाइफ में कुछ उखाड़ते हो ना, तो सब क्या कहेंगे पता है? इस बंदे ने जो उखाड़ा ना, वो खुद के बूते उखाड़ा, खुद के बदले उखाड़ा। और ये अपने आप में जो होती है ना, ये अलग ही वाइब होता है भाई, अलग ही फीलिंग होता है, अलग ही रिस्पेक्ट होता है। बात समझ में आई? चलो फिलहाल तो कोई हार्ड क्वेश्चन करने से डरे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फिगर कॉमा ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, फिगर में ओ जो है वो सर्कल का क्या है? सेंटर है। डी एंड डीबी आर टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम डी। डी पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट खींचा गया है, एक का नाम डी है और दूसरे का नाम डीबी है। इफ एंगल एडीबी इक्वल टू 50 डिग्री कॉमा देन एंगल एसीबी। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एंगल एडीबी की वैल्यू 50 डिग्री है, तो एंगल एसीबी की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, देखो यार, कभी भी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात है, कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर डायग्राम की रिक्वायरमेंट है ना, तो जब सॉल्यूशन करोगे तो डायग्राम बना देना। तो भैया इस क्वेश्चन में तो डायग्राम दे रखा है, तो इसका भी डायग्राम बनाना चाहिए। हाँ जी, इसका भी डायग्राम बनाना चाहिए। आप अगर जनरल इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ोगे ना, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में एक पॉइंट लिखा होता है, आपको बताता हूँ क्या पॉइंट लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 9 को देखिए, पॉइंट नंबर 9 को क्या कह रहा है वो सुनो। ड्रॉ नीट फिगर वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहां जहां जरूरत हो वहां वहां एक साफ साफ डायग्राम बना है। और अगर आप साफ साफ डायग्राम बनाते हैं, अच्छे से डायग्राम बनाते हैं, तो भैया डायग्राम पेंसिल से बनाना है? नहीं जी, पेन से ही बनाना है। लेकिन अगर आप साफ साफ डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम बनाने का आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो डायग्राम पे कितना मिलेगा? हाफ मार्क्स। तो डायग्राम बनाइए, ठीक है। और सब में मत बना देना, जहां जहां जरूरत है वहीं बनाना भाई, ठीक है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को हम सॉल्यूशन में बनाएंगे।
क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन सॉल्यूशन में हम डायग्राम बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। जो डायग्राम दे रखा है, एक सर्कल है भैया, सर्कल पे दो टेंजेंट है, जिस एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा जा रहा है वो एक्सटर्नल पॉइंट का नाम डी है। पहला टेंजेंट डी ए है, दूसरा टेंजेंट डी बी है। सर्कल का सेंटर है जिसका नाम ओ है, ठीक है ना। सर्कल का सेंटर है जिसका नाम ओ है, और सर्कल पे ही एक पॉइंट है जिसका नाम सी है। फिर ए को आपको सी से मिला देना है जैसा डायग्राम में है, और सी को बी से मिला देना है, ठीक। क्वेश्चन में एंगल ए डी बी, ये एंगल दे रखा है आपको 50 डिग्री, और सामने वाला कह रहा है एंगल ए सी बी, इस एंगल को फाइंड करो। बात समझ में आ गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं। देखो तरीके से कैसे लिखा जाता है, सीखो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा। एंगल ए डी बी कितने का है? एंगल ए डी बी कितने का है? कितने का है? 50 डिग्री का। एंगल ए डी बी इक्वल टू 50 डिग्री, ये सामने वाले ने दे रखा है। हम क्या करेंगे, बहुत छोटा सा काम करेंगे। देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक माइंड में थाउट तो बनना चाहिए कि करना क्या है, ठीक है ना। करना क्या है, देखो ध्यान से सुनिएगा। थाउट क्या कहता है वो सुनो, ध्यान से सुनना। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, थाउट समझाने के लिए। हम अगर एंगल ए डी बी की वैल्यू दे रखी है तो हम क्या करेंगे ना कि ये सेंटर से ओ, सेंटर कौन है ओ, ओ से ए को मिलाएंगे, ओ से बी को मिलाएंगे। और आपको पता है टेंजेंट के द्वारा एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बनाया जाता है और सेंटर पे जो एंगल बनता है, इन दोनों का सम कितने का होता है? इन दोनों का जो सम होता है 180 का होता है। 180 में 50 अगर घटा देंगे तो ये मिला 130 डिग्री, ये हो गया 130 डिग्री का। और सर्कल की दूसरी प्रॉपर्टी है कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है, ठीक है, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे बने हुए जो, मतलब सर्कल का जो रिमेनिंग पार्ट है वहां पे अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो वो जो वहां पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा सर्कल के सेंटर का जो एंगल है उसका आधा होगा। मतलब ये है कि अगर हमने एक सर्कल बनाया, क्या बनाया? सर्कल, सर्कल का ये बेस है, और ये सर्कल का सेंटर है, और ये रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का। यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट पे एक एंगल बनाते हैं, तो सेंटर का जो एंगल होता है ना वो इस एंगल का डबल होता है। मतलब अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना होगा? 50 डिग्री। तो देखो ना, 50 का डबल यहाँ पे 100 है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बनता है ना, सेंटर पे जस्ट डबल एंगल बनता है उसके, ठीक। दूसरा दूसरा कि इसको उल्टा भी आप सोच सकते हो कि सेंटर पे अगर एंगल जितना बन रहा है उसका आधा एंगल रिमेनिंग पार्ट पे बनता है, ठीक है। अगर सेंटर पे 100 बन रहा है तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना बनेगा? 50। तो भैया एक बात बताओ, आपने तो अभी एक बात बोली कि बेस सेम होना चाहिए, मैंने बोला हाँ। तो यहाँ बेस सेम कहाँ है? बेस सेम कहाँ है? अरे भाई बेस खींच दो ना, डॉटेड। देखो बेस बन गया। अगर बेस बन गया तो इस बेस से सेंटर पे ये एंगल बना, और सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एक पॉइंट है सी, उस पॉइंट पे ये एंगल बना। और सेंटर पे जो एंगल बनता है उस एंगल का सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बन रहा है वो क्या होता है? आधा होता है। तो 130 का आधा कितना हो गया? 65। तो ये एंगल 65 का होगा। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता तो ऐसे सोचते हैं, और अगर 2 नंबर पे का भी क्वेश्चन आया ना तो थाउट तो हमारा ऐसा ही चलने वाला है। बस अब इसको स्टेप में लिखना है, ठीक है। अब कैसे लिखें भैया, तो वही सिखाते हैं कैसे लिखें। डायग्राम में लग रहा है थोड़ा ज्यादा खिचड़ी पक गया, तो सबसे पहले साफ सुथरा करते हैं ना डायग्राम। मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे। और कुछ और सफाई करनी पड़ेगी क्या? कर ही लेते हैं भाई, अच्छे से साफ। चलो, डायग्राम साफ हो चुका है। अब क्लियर क्लियर डायग्राम बना दिया हमने। अब देखो गिवन है एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना? 50 डिग्री। एंगल ए डी बी इक्वल टू 50 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड। क्या लिखेंगे? टू फाइंड।
भैया फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है? तो फाइंड करना है एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है ये बात है? अब देखो, अब यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो हम कैलकुलेशन में बात करेंगे। किस में बात करेंगे? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेशन में बात करेंगे। सबसे पहले इस डायग्राम में हम क्या करेंगे, सेंटर को ए से मिला देंगे और सेंटर को बी से मिला देंगे। मिला दिया, मिला दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्या मैं कह रहा हूँ, ठीक है? हम यहाँ पे एक छोटी छोटी चीजें लिखेंगे, बहुत छोटी छोटी चीजें लिखेंगे और छोटी छोटी बातें कर लिखेंगे। हम जानते हैं सिंस एंगल ए ओ बी प्लस, अभी जो समझाया था कि एंगल ए ओ बी मतलब सेंटर पे जो एंगल बनता है और टेंजेंट जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बनाता है, इन दोनों एंगल का सम कितने का होता है? 180 का। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना लिख दिया? कितना लिख दिया? 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अभी बोला था ना, सेंटर पे जो एंगल बनता है और टेंजेंट के द्वारा एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बनाया जाता है, इन दोनों का सम कितने का होता है? 180 का। ठीक है, तो इसको भैया कोई लिखेंगे नहीं कुछ इसके, कैसे हुआ 180 डिग्री? हाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लो, सिंस सम ऑफ सम ऑफ एंगल सम ऑफ एंगल मेड sum of angle made by tangent, sum of angle made on made on center of of a circle, sum of angle made on center of a circle and angle made by tangent tangent at external point is 180 डिग्री। क्लियर है ये बात है? जो हमने कहा उस पॉइंट को हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, है ना? इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। ठीक, और इधर से डब्बा बंद कर देते हैं। ठीक, अब बताओ, एंगल ए ओ बी रहने दिया प्लस, अच्छा एंगल ए डी बी कितना है? एंगल ए डी बी 50 डिग्री, एंगल ए डी बी की जगह रख दिया इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा एंगल ए ओ बी तो अपने जगह सही सलामत है, 180 डिग्री भी रहने दिया। अच्छा बताओ, 50 के आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल के इधर है तो, अरे 50 के आगे प्लस इक्वल के इधर है तो 180 में 50 घटा दो, कितना आया? एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना? 130 डिग्री। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक, अच्छा इतनी क्लियर होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने क्या कहा था, अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन। ठीक है, डॉटेड लाइन बना दिया। ठीक है, ताकि पता चल सके कि एंगल ए ओ बी और एंगल ए सी बी सेम बेस ए बी पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए सी बी lies on the same base AB। दोनों सेम बेस किस पे लाइज कर रहे हैं?
ए बी पे लाइज कर रहा है। देयरफॉर अगर दोनों सेम बेस ए बी पे लाइज कर रहा है तो ध्यान रखिएगा सेंटर का जो एंगल होता है वो क्या होता है, इसके डबल होता है। क्या होता है, डबल होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा वो सेंटर के एंगल का क्या होगा, आधा। क्या होगा, आधा। तो एंगल ए सी बी जो है वो हाफ है, आधा है एंगल ए ओ बी पे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है जी, एंगल ए ओ बी। अब बताओ ध्यान से, हाफ ऑफ रहने दिया इनटू ए ओ बी कितने का है, ए ओ बी देखो तो एंगल ए ओ बी 130 डिग्री, एंगल ए ओ बी की जगह रख दिया 130 डिग्री। 2 से 130 कटा 65 बार में। तो देयर फोर एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या हो गया, 1 इंटू 65, 65 डिग्री। अरे बोलो, और हमें यही एंगल ए सी बी निकालना था। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया लिखना कैसे है पेपर में, कब जाके 2 नंबर मिलेगा आपको। चलो फिलहाल उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 22 अच्छे से आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है वो सुनो। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, ठीक है, ऑफ अ क्लॉक ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इन 25 मिनट। देखो इधर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर कह रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। मतलब एक सिंपल सी बात है, एक घड़ी है भैया, क्या है, एक घड़ी है। इस घड़ी में एक मिनट हैंड है, क्या है, मिनट हैंड है। और वो मिनट हैंड जो है वो कुछ मान के चलो, मान के चलो कुछ यहाँ पे था, इस जगह पे था, ठीक है। तो भैया मिनट हैंड घड़ी को टच कर लेता है, अरे नहीं यार, घड़ी ऐसा होता है, मिनट हैंड यहाँ ऐसा होता है। जब ये गोल गोल घूमता है तो ये तो अपना अलग सर्कल बना रहा होता है ना, गोल गोल घूमकर, सही बात की गलत बात। और जब सर्कल बना रहा है तो अगर ये मिनट हैंड यहाँ से यहाँ तक इतनी लेंथ है और ये घूम करके अलग सर्कल बना रहा है, तो ये मिनट हैंड का सेंटर और ये क्या कहलाएगा, रेडियस। तो मिनट हैंड का लेंथ देने का मतलब है इनडायरेक्टली उसने रेडियस दे रखा है, ठीक है। तो एक मिनट हैंड है जो यहाँ से घूम करके, ठीक है, 25 मिनट घूम जाता है इनडायरेक्टली ये मिनट हैंड। और कुछ दिया था क्या, पहले ये समझ लो समझ लो समझ लो समझ लो समझ लो समझ लो समझ लो। अच्छा, मिनट हैंड फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इन 25 मिनट, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एक मिनट हैंड है जिसका रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको। अरे बोलो, मिनट हैंड का रेडियस कितना है, कितना है, 14 सेंटीमीटर। और ये कितना देर घूमता है, 25 मिनट। तो ये 12 पे है तो 12 से सोचो, ये 1 2 3 4 5 और 25 मिनट यहीं पे होता है, सही बात की गलत बात। हाँ, तो मिनट हैंड जो है वो 25 मिनट घूम जाता है यहाँ से इतना दूर तक। बात समझ में आ गया, 25 मिनट में ये घूम करके कहाँ पहुंचता है, यहाँ। तो वो कितना एरिया बना रहा है, वो तो यही एरिया बना रहा है। बोलो 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 बोलो, वो तो इसी एरिया को बनाया। तो सिंपल सी बात है, जो एरिया बनाया ना वो एरिया आपको फाइंड करना है, वो एरिया क्या कर रहा है, फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, आप गिवन में लिखिए, गिवन में लिखिए कि रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। अभी तो क्वेश्चन में बोल रखा है रेडियस, कल जाके क्वेश्चन में रेडियस ना बोल के सीधा बोलेगा मिनट हैंड की लेंथ इतनी है, तो इनडायरेक्टली वो रेडियस ही है, ठीक है। तो रेडियस 14 सेंटीमीटर और थीटा। अच्छा एक बात बताओ, थीटा कितना मिनट घूम रहा है, 25 मिनट। तो और सबको पता है कि 1 मिनट बराबर कितना डिग्री होता है, 6 डिग्री। तो 25 मिनट बराबर 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 गुने 6 कितना हो गया, ठीक है, 25 गुने 6 150, 150 डिग्री। अब एरिया निकालना है, क्या निकालना है, अरे क्या निकालना है, एरिया कि मिनट हैंड जो है वो कितना एरिया बनाया, ठीक, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले ये पता कर लो कौन सा एरिया। तो सोचो ये सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस तो ये भी रेडियस, सेंटर से ये रेडियस तो ये भी रेडियस, और ये क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ आर्क। और आप सबको पता है कि रेडियस, रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क से जो पार्ट कवर होता है उसे हम कहते हैं सेक्टर, क्या कहता है, इनडायरेक्टली एरिया ऑफ सेक्टर निकलना है। भैया मेजर या माइनर, अगर थीटा की वैल्यू 180 से कम है तो माइनर, 180 से ज्यादा है तो मेजर, क्या, मेजर। बात समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया, बोलो बोलो बोलो। हाँ ये बात भी ध्यान रख लेना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कल जाके क्वेश्चन में बोल दे कि थीटा की वैल्यू, ठीक है, 270 डिग्री है,
और एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। ठीक है, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? माइनर का तो सबको पता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। अब मेजर का सबको पता है कि पाई आर स्क्वायर इंटू इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। तो अब बताओ, अगर थीटा 270 दे रखा है तो आप ये वाला लगाओगे या ये वाला लगाओगे? नीचे वाला गड़बड़ है, ऊपर वाला लगाएंगे। ये भी क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन बताते। अरे भाई, पहले से उसने थीटा तो माइनर मेजर में दे रखा है ना। अगर सामने वाला, होता क्या है ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चा इस चीज को, छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखता। अगर किसी ने ये सेंटर लिया, सेंटर से ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये रेडियस, ये भी, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है? थीटा है। तो ये वाला जो पार्ट कहलाता है ना, वो माइनर कहलाता है। तो जब माइनर का एंगल दे दे और मेजर का एरिया पूछे, माइनर का एंगल दे दे और मेजर का एरिया पूछे, तब ये लगाओगे। समझ में आ गया? तब सेंटर पे टोटल एंगल होता है 360, तो 360 में ये थीटा घटाओगे तभी तो मेजर वाला एंगल आएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो इनडायरेक्टली मेजर वाले पार्ट का एंगल निकालने के लिए ही 360 माइनस थीटा करते हैं, जब माइनर का एंगल पता हो। क्या मैंने बोला? जब माइनर का एंगल पता हो और मेजर का एंगल निकालना हो, तो 360 में थीटा घटाते हैं। क्यों घटाते हैं? क्योंकि थीटा जो है वो माइनर का एंगल है और हमें मेजर का एंगल निकालना है। बात समझ में आ गया? तो ध्यान रखना, जब माइनर का एंगल दे दे, किसका एंगल दे? माइनर का, मतलब एंगल की वैल्यू जब 180 से कम दे और आपको बोले एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालो, तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर एंगल की वैल्यू वो पहले से 270 दे रखा है, जो 180 से ज्यादा है, तो 180 से ज्यादा मतलब वो मेजर का एंगल दे रखा है। किसका एंगल दे रखा है? और आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछ रहा है, तो उस टाइम आप नीचे वाला मत लगाना। कौन सा लगाना? ऊपर वाला। क्योंकि एंगल कौन सा दिया है? मेजर का दिया है या माइनर का? मेजर का दिया है, क्योंकि एंगल की वैल्यू 180 से बड़ी है। अरे समझ में आया? समझ में आया? पूरा एक बार दोबारा क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट। अगर माइनर का एंगल दे और मेजर का एरिया पूछे, माइनर का एंगल दे और मेजर का, तो माइनर का एंगल कैसे पता चलेगा? जब एंगल की वैल्यू 180 से कम है तो वो माइनर का एंगल है, और मेजर का एरिया पूछ रहा है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको मेजर का एंगल दे और मेजर का एरिया पूछे, मेजर का एंगल दे और मेजर का एरिया पूछे, तो मेजर का एंगल कैसे पता चलेगा? तब एंगल की वैल्यू 180 से ज्यादा होगी। अगर एंगल एक की वैल्यू 180 से ज्यादा है तो वो मेजर का एंगल है, और मेजर का एरिया पूछ रहा है, तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? और हाँ, कभी एंगल की वैल्यू 180 से ज्यादा दे दे और माइनर का एरिया पूछे, तो नीचे वाला लगा लो। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस होता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड जिसे कहते हैं। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई? बोलो 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 बोलो। क्लियर है? अब देखो, एरिया निकालना है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्यों भैया? अभी जस्ट बताया था, ये रेडियस, ये रेडियस, ये लेंथ ऑफ आर्क। रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क से जो पार्ट कवर होता है उसे सेक्टर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एंगल की वैल्यू 180 से कम दी है तो माइनर लगा दिया है ना। अच्छा, पाई की वैल्यू 22/7। पाई और आर स्क्वायर के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई। आर की वैल्यू 14, आर की जगह 14, स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 150 डिग्री। जीरो से जीरो कट गया। अच्छा देखो, और कटेगा। तीन के टेबल में 15, 5 बार में। तीन के टेबल में 36, तीन के टेबल में 36, 12 बार में। ठीक है। अच्छा, दो के टेबल में 22, 11 बार में। दो के टेबल में 12, 6 बार में। अच्छा, बचा क्या? 11/n2। अच्छा, 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 इंटू 5/6, 5/6। 7 से 14 कटा 2 बार में, 2 से 6 कटा 3 बार में। अब क्या करेंगे? ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा हमारा, और नीचे वाले को जैसे पैसा रख देंगे, जो आएगा हमारा आंसर। तो 14 × 5, 14 इंटू 5, 70। 70 का जीरो हटा दो, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 77, और जीरो जो लास्ट में था वो लगा दो, 770। अपॉन में कितना है? 3। और यूनिट क्या चल रहा है? सेंटीमीटर। एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। देखो, मैं क्वेश्चन ही क्लियर नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा रहा हूँ, कि कल जाके क्वेश्चन घुमा कर आ गया तो आप कैसे करोगे। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है?
द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 1386 सेंटीमीटर क्यूब एंड द कर्व सरफेस एरिया इज 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉमा देन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखो इधर, अम्म, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में सिलेंडर की बात कर रहा है भाई। तो सबसे पहले एक सिलेंडर बना दिया। क्या बना दिया? सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर बना दिया। एक सिलेंडर बनाने के बाद क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है वो सुनो। क्वेश्चन में बोला कि आपको वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम भी दे रखा है और सीएसए भी दे रखा है। वॉल्यूम और क्या दे रखा है? सीएसए। और आपको हाइट निकालना है। तो कैसे निकाले भैया? तो सबसे पहले सीएसए की बात कर लेते हैं। ठीक है। सिंस सीएसए ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है। वो ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही बोला ना मैंने? 396 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम कितना है? 1386। ठीक है ना? हाँ। अब सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच इक्वल टू 396। ठीक है, 396। अच्छा, अब क्या करे भैया? कुछ समझ नहीं आ रहा। जो समझ आ रहा है वो कर लो, जो नहीं समझ आएगा वो बाद में कर लेंगे, है ना? पहले जो जो समझ आ रहा है उसको साफ कर लेते हैं। अच्छा, टू और पाई के बीच में कुछ नहीं। देखो, टू का टू, अब पाई को मत हटाना, रहने दो। टू और पाई के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई पाई आर का पाई आर, पाई आर और एच के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई इक्वल टू 396। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, अब ध्यान से सुनना। टू मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया तो डिवाइड में, तो पाई आर। अच्छा, 396। अब भैया एच को भी रहने दोगे या उधर ले जाओगे? मैं कह रहा हूँ एच को भी उधर ले जाओ, एच को भी, एच को भी उधर ले जाओ। ठीक है ना? हम्म 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 हम्म। एच को ले जाए, छोड़ो। ओ ओ ओ ओ ओ, एक काम करते हैं, बहुत छोटा सा काम। अब एक काम करो, ऐसा करो, ये जो है ना, ये पाई आर एच इसको रहने दो, ऐसे का तैसे। टू मल्टीप्लाई में इधर गया, तो पाई आर एच बराबर 396 अपॉन में कितना हो गया? टू। दो से 396 काट दो, टू वन जा टू, एक, टू वन जा टू, तीन में एक गया तो, तीन में दो गया तो एक, 19। और दो के टेबल में 19 आता नहीं है, 18 आता है 9 बार में। अब 19 में 18 गया, एक, एक और 6, 16। और दो के टेबल में 16, 8 बार में। तो बेसिकली हमारे पास पाई आर एच की वैल्यू कितनी आ गई? 196, 198 है। अच्छा, 198। ठीक है। अभी कुछ मत करो। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी दे रखा है। अच्छा, इसे इक्वेशन 1 मान के रख लेना, ठीक है ना? आगे काम आएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है? 1386 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1386। अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो आर स्क्वायर है, इस आर स्क्वायर को ऐसे लिखो, आर इंटू, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, आर इंटू, चलो इसी में लिख के दिखाता हूँ, पाई आर रहने दिया। देखो, आर स्क्वायर को तोड़ रहा हूँ, पाई का पाई, आर स्क्वायर को तोड़ रहा हूँ, आर इंटू आर, और इंटू में क्या है? एच। अब देखो इक्वल टू 1386। ध्यान से सुनना, एक आर को, इस आर को साइड कर देते हैं, आर को क्या कर देते हैं? साइड। इन इंटू पाई आर और इंटू में एच, तो ये हो गया पाई आर एच इक्वल टू 1386। अब क्या करते हैं, आर का आर रहने देते हैं। अच्छा, पाई आर एच की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 198, इसके जगह 198 इक्वल टू 1386। अच्छा, ये पाई आर एच की वैल्यू 198 कहाँ से रखा? इक्वेशन 1 से। तो ये लिख देना, सामने वाले को पता चलना चाहिए आप कहाँ से रख रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक। अच्छा, एक बात बताओ ध्यान से, 198 मल्टीप्लाई में इधर गया तो आर बराबर कितना हो गया? 1386 अपॉन में 198। अब कट्टा पिट्टी करते हैं, कट्टा पिट्टी करते हैं, काटे तो इसको उस पेज में ले लेते हैं ना, थोड़ा सा काटने में इजी होगा हमारे लिए। तो आर बराबर कितना आ गया? 1386
86/198। अच्छा, दो से काट दे, दो से। दो के टेबल में 6 बार में 12, 13 में 12 गया, एक बचा। एक और 8, 18। दो के टेबल में 18, 9 बार में 6, 3 बार में ये काटा, 9 और 9, 99, ठीक है ना। अच्छा, तीन के टेबल से भी कटेगा ये, 3 3, और ये तीन के टेबल में 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। आर बराबर कितना हो गया, 231/33। ऊपर ही खिचड़ी नहीं पकाना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते भी जाना कि ताकि क्लियर लगेगा। अच्छा देखो, तीन के टेबल से और भी कटेगा, ये 11 बार में, और तीन के टेबल में, ठीक है। 7 21, 23 में 21 गया, दो दो 7 21, और 11 के टेबल में 77, 7 बार में। तो देयर फोर आर बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। यूनिट तो सेंटीमीटर ही चल रहा है। अच्छा, नाउ, नाउ नहीं, अब लिखो इधर, अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि रेडियस नहीं चाहिए हमें, हाइट चाहिए था। तो क्या हो गया, पाई आर एच बराबर 198। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी है, पुट कर दो, 22 बटे पाई और आर के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई। आर की वैल्यू 7, आर की जगह 7, आर और एच के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई, इक्वल टू 198। अच्छा, 7 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में कट गया, 22 इंटू एच बराबर 198। 22 मल्टीप्लाई में इधर गया, 198 अपॉन में 22। 11 के टेबल में 22 2 बार में, 11 के टेबल में, ठीक है। 11 एकम 11, और 19 में 11 गया, 8 8 और 8, 88, ठीक है। 11 के टेबल में 88, 8 बार में, और 2 से 8 कटा, 9 बार में। तो देयर फोर एच बराबर कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर, और ये है हमारा फाइनल आंसर। भैया, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन सीबीएसई पूछी है, क्या ये हमारे बुक में है? मैं तुम्हें बताऊं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो, तो क्लास 9 में जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है ना, नई वाली बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास 9 की पुरानी वाली एनसीईआरटी होगी, जिसमें एक्सरसाइज 13.1 से 13.8 तक होगी, उसका जाकर के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल कर देना, क्लास 9 का। तो आपका 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में सरफेस एरिया और वॉल्यूम के जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, उसका बेसिक कवर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वहीं से टकरा रहे होंगे। ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया ना, इसका बेस वहीं से है, ध्यान रखना इस बात को। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो भैया, 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ना करो, मतलब वो करना है, लेकिन 9th वाला भी कर लेना, अगर आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बेस अच्छा करना चाहते हो तो, और चाहते हो कि सारे क्वेश्चन मुझसे हो तो। फिलहाल 24, अच्छा, 24 में एक और है क्या, 24 नंबर क्वेश्चन में और में कुछ है। A right circular cone of radius 7 centimeter has curved surface area of 550 centimeter square. Find the volume of the cone. देखो इधर, रेडियस कितना दे रखा था? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 का और की बात कर रहा है। 24 में और में एक कोन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कोन की। तो सबसे पहले एक कोन बनाया, इस कोन का रेडियस आपको दे रखा है, तो गिवन में सबसे पहले आर लिख दिया, रेडियस कितना दे रखा है, तो एक बार डाटा मैं भूल चुका हूँ, कहाँ गवा, हाँ, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, और सी एस से है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम पूछा है ना। तो चलते हैं, देखो, अब देखो, रेडियस है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर, सॉरी, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और आपको पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम। ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और चीज दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, कर्व्ड कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ कोन। कितना दे रखा है कोन का सी एस ए, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको वॉल्यूम निकालना है ना। तो ऐसा करते हैं, वॉल अब सब सिंपल सी बात, कौन का वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू तो हमें पता है, 22/7 रखनी है। आर 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 भैया, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, पाई की वैल्यू दी क्या है, क्वेश्चन में तो कहीं भी पाई की वैल्यू लिखी नहीं है, तो आप पाई की वैल्यू 22/7 क्यों रख रहे हो, अरे यार, सबसे पहले वाले पेज में जाओ, फिर से जनरल इंस्ट्रक्शंस में, और यहीं पे लिखा हुआ था, शुरुआत में ही लिख दिया है कि भैया, टेक पाई इक्वल टू 22/7 वेयर एवर रिक्वायर्ड इफ नॉट स्टेटेड, जहां जहां जरूरत हो पाई बराबर 22/7 लो, ठीक है, अगर कहा ना जाए तो, पहले ही कह दिया है भाई, ये सोचने की जरूरत नहीं है ना। अम्म,
हम्म। तो एक बात बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम तो ये, सॉरी कॉन का वॉल्यूम तो ये होता है पाई। पाई की वैल्यू हमें पता है 22.7 रखना है। आर की वैल्यू तो दे ही रखा है, जरूरत क्या है, एच। तो हम क्या करेंगे ना, सीएसए के हेल्प से सबसे पहले देखते हैं मिलेगा क्या, फिर उसके हेल्प से एच निकाल लेंगे, फिर वॉल्यूम निकालेंगे। जैसे बताता हूँ, सीएसए ऑफ कौन होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल इक्वल टू 550, 550। पाई की वैल्यू 22 बट्टे, पाई और आर के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7, आर और एल के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई इक्वल टू 550। 7 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में कट गया गया। अब 22 इंटू एल इक्वल टू 550। अच्छा 22 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया तो डिवाइड में 550 बट्टे 20। 11 के टेबल में 22 दो बार में, 55 पांच बार में, जीरो का जीरो, 2 से 55 कटा, 2 से 50 कटा 25 बार में, सॉरी 2 से 50 कटा 25 बार में। तो देयर फोर एल इक्वल टू कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब देखो, हमें आर पता है, एल हमने निकाल लिया। अब इसके हेल्प से क्या निकालेंगे, एच। तो नीचे लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भैया, सिंपल सी बात, गलती से एक फॉर्मूला पढ़ लिया था, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू 25 है, एल की जगह 25, स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है, 7। तो आर की जगह 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा 25 का स्क्वायर, 25 गुने 25, 625 इक्वल टू 7 का स्क्वायर, 7 गुने 7 49 प्लस एच स्क्वायर। देखो 49 के पहले कुछ नहीं, प्लस इक्वल के इधर आया, -625 -49 इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अच्छा 625 में 49 गया तो 576 इक्वल टू एच स्क्वायर। 576 इक्वल टू एच स्क्वायर बोलो या एच स्क्वायर इक्वल टू 576, बात तो एक ही है। अरे एक ही है ना, स्क्वायर इक्वल के इधर आया तो रूट, रूट अंडर 576, 576, 576 कितने का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट। तो देयर फोर एच बराबर कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। अब एच निकल गया, तो अब इसके हेल्प से क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। नाउ कॉमा, नाउ कॉमा वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो 1/3 का 1/3, 1/3 और पाई के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, पाई और आर स्क्वायर के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 7 और एच की वैल्यू कितनी है 24। तो आर की जगह रख दो 7, स्क्वायर का स्क्वायर, आर स्क्वायर और एच के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू कितनी है 24। अब देखो 3 से 24 कटा 8 बार में। अच्छा 1 इंटू 22/7, 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7, अरे इंटू 8 8। अच्छा 7 से 7 कट गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा हमारा आंसर है। तो देखो 8 टू द 16 का 6, 8 टू द 16 और एक 17, 176। इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42, बचा हाथ में 4, 7 7 जा 49, 49 और 4 53 का 3, बचा हाथ में 5, 7 1 जा 7 और 5 12। ठीक है 1 2 1 2। अच्छा ये जो रफ है ना, कॉपी के पीछे किया करो, कॉपी के पीछे रफ पेज दिया रहता है ना, कॉपी के पीछे क्या दिया जाता है, रफ पेज। तो रफ का काम वहीं पे किया करो। बहुत सारे बच्चों की एक आदत होती है कि जहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं लाइन के बगल में ही रफ करने लग जाते हैं, ये मत करो। कॉपी के पीछे जहाँ पे स्पेस दिया वहीं पे रफ करना, ठीक है ना। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, 24 का दोनों क्वेश्चन हमने डन कर दिया भाई। हु, 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 हु। अब देखो 24 दोनों डन, तो और कुछ बचा क्या, ठीक है। और सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन है, 5, 5 5 5 5 5 5 5। 24 के बाद अगला करेंगे 25, है ना, 25। देखो हम करने वाले हैं 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ पे है भाई, यहाँ पे है 25 नंबर क्वेश्चन। देखो इन द गिवन फिगर, मतलब फिगर दे रखा है, कॉमा ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ बी, कॉमा प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। सबसे पहले ये जो फिगर दे रखा है, ये फिगर बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले ही फिगर 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 बनाते हैं, ठीक। इसका नाम ए है,
इसका नाम ओ है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। अब सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में दिया का है भैया, सबसे पहले दिया का है ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। दिया क्या है? ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। यहाँ पे लिख लिया ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, है ना। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ओ ए के नीचे ओ बी लाना है, क्योंकि दो अलग अलग ट्राइंगल है, तो दो अलग अलग ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में लो। ओ बी कैसे आएगा भैया ओ ए के नीचे? तो ओ ए, अगर ओ ए के नीचे ओ बी नहीं आएगा तो इस ट्राइंगल को कोई तो साइड आएगा, हाँ आएगा, ओ सी। देखो ओ ए रहने दिया, ओ सी मल्टीप्लाई में इक्वल को उधर गया तो डिवाइड में। अच्छा बताओ, ओ डी रहने दिया, ओ बी मल्टीप्लाई में इक्वल को उधर गया तो बोलो 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 डिवाइड में। ठीक है, तो ओ बी हो गया डिवाइड में। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, हमें क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? हमें प्रूव दैट करना है एंगल ए इक्वल टू सी एंड एंगल बी इक्वल टू डी। हमें प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट, प्रूव दैट। अब प्रूव क्या करना है? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें इसको प्रूव करना है और साइड रेशियो में दे रखा है तो सिंपल सी बात है, ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी लॉजिक देखनी चाहिए आपको कि क्या दे रखा है और क्या लाना है, उसके अनुसार क्या करें। तो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं। तो ट्राइंगल कैसे लेंगे? तो ए के सामने एंगल ए इक्वल टू सी लाना है, तो ए के सामने जो भी साइड, देखो ए के सामने जो भी वर्टेक्स लेंगे ना इस ट्राइंगल का, तो वो सी ही आना चाहिए। तो हमने लिया इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड सी ओ बी। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। अब देखो ध्यान से, अब ए ओ बी एंड सी ओ, सॉरी, ए ओ डी 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 इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। अब देखो, अब कैसे लेंगे? ए ओ डी में ध्यान से सुनना, ओ ए और सी ओ बी में ओ सी, तो ओ ए अपॉन ओ सी, और ए ओ डी में ओ डी और सी ओ बी में ओ बी, और ओ डी अपॉन ओ बी, ये दोनों बराबर है, दे रखा है ना। ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये गिवन है भाई, गिवन है, तो यहाँ लिख दिया ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। और जब साइड रेशियो में मिल जाए, तो यहाँ पे दो साइड मिल चुका है, साइड साइड, हमें एक एंगल ढूंढने की जरूरत है। तो देखो, इस ट्राइंगल में इस एंगल का नाम 1 रख देते हैं, इस एंगल का नाम 2 रख देते हैं। एंगल 1 किसके बराबर? एंगल 2 के। बोर्ड पे नजर, एंगल 1 किसके बराबर? एंगल 2 के। किस प्रॉपर्टी से? वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लग गया, साइड एंगल साइड से, दोनों ट्राइंगल क्या हो गया? सिमिलर। तो ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल, देयरफॉर हटा दो, ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर है ट्राइंगल सी ओ बी के। किस प्रॉपर्टी से? बाय साइड एंगल साइड। और सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है? ठीक है, अगर साइड है तो रेशियो में होगा, और एंगल है तो वो इक्वल होगा। तो अब एंगल को हमें लेना है, तो एंगल लेते हैं। ए के सामने कौन है? सी, तो एंगल ए किसके बराबर होगा? सी के। एंड अब ध्यान से सुनो, डी के सामने कौन है? डी, तो डी किसके बराबर होगा? अरे डी किसके बराबर होगा? बी के। तो पहली बात तो ये आ गया ना, देखो ना, पहला नंबर प्रूफ दैट यही करना था, एंगल ए बराबर सी, तो ये तो हमारा हो गया प्रूफ, ये हमारा हो गया प्रूफ। और सुनो, दूसरा बी बराबर डी लाना है या डी बराबर बी? देखो, डी के सामने कौन है? डी, तो एंगल डी किसके बराबर होगा? बी के। अच्छा, एंगल डी बराबर बी बोलो या एंगल बी बराबर एंगल डी बोलो, बात तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अरे बोलो, अच्छे से क्लियर हो गया। और ये हमें करना था प्रूव्ड, और ये हमने कर दिया प्रूव्ड। उम्मीद है सेक्शन बी के हर एक क्वेश्चन बहुत ही प्यार से और बहुत बेसिक से आपको क्लियर हो चुका है। उससे जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो भी मैंने क्लियर किया है, ठीक है। केवल इसी क्वेश्चन को नहीं क्लियर किया है, ठीक है। तो जो जो मुझे लगे जरूरत के कॉन्सेप्ट हैं जो आने वाले टाइम में इससे रिलेट करके पूछा जा सकता है बोर्ड में आपसे,
तो वो चीज़ें हमने क्लियर किया। अगली वीडियो में हम लोग सेक्शन सी करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन डी और ई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो मैं दिखाता हूँ कहाँ है। ये क्वेश्चन पेपर है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ले लिया। फिर इसका, फिर भैया 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 इसका भी ले लेना यार, इसका भी ले लेना, इसका भी साहब, इसका भी साहब। और क्वेश्चन नंबर 25 ये है, और ये सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 25 ये है, और उसका सॉल्यूशन ये है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है, एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। और ध्यान रखना, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करना है, जिन्होंने आपके साथ 10th का प्री बोर्ड दिया है, ताकि आपके थ्रू उनका भी भला हो जाए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।